Hello students, how are you? I think you all are fine and you all are doing good. Our today's topic is New Kings and Kingdom of Class 7 CBSE. Before starting a topic, we recall some important points. Dynasty. A family of ruler who rule over a country for a long period of time. For example, Maurya dynasty, Gupta dynasty. Okay. Kingdom. A country which is ruled by a monarch, a queen और a king. सॉरी हाँ, मतलब इसमें कोई भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है और किंग भी हो सकता है. ठीक है, तो किंगडम एक है छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी एक किंग या क्वीन जो होता है रूल करती है या करता है. ठीक है. एम्पायर, हम एम्पायर को बोल सकते हैं बहुत बड़ा पार्ट. ठीक है. एम्पायर कैन बी सेड इज़ अ लार्ज किंगडम. इट इज़ ट्रेडिशनली लार्ज देन अ किंगडम and may consist of many different regions and nations under its control like Maurya Empire, British Empire, Gupta Empire. ये सभी क्या है? एम्पायर. अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. दैट मीन्स कि देखो कई सारे तो किंग्स ऐसे हुए जो उनको जो है उनके फादर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया, यानी कि जैसे अगर कोई किंग है तो उसका बेटा भी किंग बनता गया. लेकिन कुछ किंग ऐसे भी आए जो खुद किंग बने, यानी कि उन्होंने जो है खुद ने अपना साम्राज्य बनाया, ना कि किसी के दम पे या उनके पास पहले से सब कुछ था. ठीक है. तो आज हम जो है मतलब ऐसे दोनों ही तरह के जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसी में हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले सामंतास के बारे में पढ़ेंगे. तो हु वर सामंतास? द बिग लैंड लॉर्ड और वॉरियर चीफ्स. ओके. या फिर ये जो थे सबऑर्डिनेट टू एग्जिस्टिंग किंग, लाइक जैसे जमींदार टाइप से होते थे. एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट टू देयर किंग. कई इनको क्या होना था, किंग को तो टैक्स देते थे या फिर गिफ्ट्स करते थे. मिलिट्री सपोर्ट होता था वो प्रोवाइड करते थे, और जो किंग की कोर्ट थी वो अटेंड करते थे. ठीक है. और उसके बाद में और जो थी पावर और वेल्थ ये भी दिया करते थे. लेकिन कभी कभी क्या होते थे, जब बहुत पावरफुल हो जाते थे तो अपने आप को क्या करते थे, एज ए किंग डिक्लेयर कर देते थे, और अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर भी, मतलब वो अपने आप को बोलते थे कि अब हम जो है महामंडलेश्वर है या फिर महासामंत हैं. इन न्यू किंग्स और डायनेस्टीज का कुछ एग्जाम्पल था, जिसमें राष्ट्रकूट, ये जो कदम्ब, ठीक है, और जो ये गुर्जर प्रतिहार थे. देखो आपने क्लास 6 में पढ़ाई था कि जो धंती दुर्गा था, कौन? सामंत ऑफ चालुक्यास. ठीक है. तो उसने क्या किया, किसके साथ फाइट लड़ी, और फिर जो है अपना एक जो है मतलब खुद का एक किंगडम स्थापित किया. फिर क्या हुआ कि जब इसने खुद का जो दंती दुर्गा ने, जो कि रूलर था किसका, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का. ठीक है. अब इसने जो है मतलब खुद का जब किंगडम स्टार्ट किया तो ये बाय बर्थ क्या था, ये क्षत्रिय नहीं था. जब ये बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं था तो फिर क्या, तो फिर इसने जो है एक रिचुअल करवाया जिसे बोलते हैं हिरण्यगर्भ, यानी कि एक ऐसा यज्ञ हम इसे बोल सकते हैं जिसमें अगर कोई क्षत्रिय नहीं भी हो तो वो रूल कर सकता है. कदम्ब, जो कदम्ब था वो सॉरी जो मौर्य शर्मन था वो कदम्ब डायनेस्टी का था. ठीक है. ये जो तो जो दोनों थे ये बाय बर्थ ब्राह्मण थे. ठीक है. जिनकी फैमिलीज ने जो है मतलब आर्म्स उठाए और बाद में ये क्या बन गए, ये खुद जो है इन्होंने अपने खुद का एक किंगडम बना लिया. ठीक है. हरीशचंद्र, ये भी कौन था, रूलर था किसका, गुर्जर प्रतिहार का, जो कि बेसिकली राजस्थान में पाए जाते थे. आइए इसको हम और अच्छे मैप से समझते हैं. ये जो मैप है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और आप इसमें देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में चाहमांस यानी कि चौहान का जो ग्रीन वाला एरिया है वो चौहान, गुर्जर प्रतिहार जो है लगभग राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर आप देख सकते हैं. उसके बाद में राष्ट्रकूटा जो थे वो कहाँ पे थे, डेक्कन प्लेटू में. साउथ में आप देखोगे तो आपको कदम्ब नज़र आएंगे, और ये वेस्ट बंगाल के आसपास जो है पालाज, यहाँ हम कहते हैं कि वो नज़र आते हैं. इसके अलावा भी और भी कई सारी डायनेस्टीज थी, जैसे कि पांड्याज और भी कई सारी थी. तो इन सबको जो है हम इस चैप्टर में या आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं. अब हम समझेंगे कि एक राजा की ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, यानी कि उसके साम्राज्य को चलाना. तो इन दिस टॉपिक हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. ओके. सो
अगर सबसे पहले क्या करते थे, ये अपने आप को बहुत हाई टाइटल नेम दिया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज। द मीनिंग ऑफ दैट इज ओल्ड लॉर्ड ऑफ द किंग, त्रिभुवना चक्रवर्ती। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स, यानी कि तीनों लोगों का स्वामी। ओके, इन स्पाइट ऑफ सच हाई सराउंडिंग टाइटल्स, किंग शेयर देयर पावर विद सामंतास एंड विद एसोसिएशन ऑफ पेजेंट, ब्राह्मण्स एंड ट्रेडर्स। यू ऑल नो दैट के राजा को है ना जो अपनी पावर्स क्या करनी पड़ती थी, शेयर करनी पड़ती थी किसके साथ, अपने सामंत के साथ में, और इसके साथ में उसको जो पीजेंट होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इनका एसोसिएशन भी चाहिए। ठीक है, नाउ किंग कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। यस, अब उसको जो अपना जो साम्राज्य है उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो वो टैक्स कहाँ से आएगा, पीजेंट से, कैटल कीपर्स से एंड आर्टिसंस से। नाउ वाई वर द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग? The answer is for finance their establishment. Yes, construct massive structure like fort, temple and places. और यहाँ पे जो हम बात करते हैं उनकी जो आर्मी होती है उनकी सैलरी देना होता है, या फिर जब वॉर होती है तो वॉर के अंदर वेजेस यानी कि वेज वॉर्स जो होती है वो चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है अपने राज्य की और राजा की पर्सनल लीड के लिए उसको टैक्स देना पड़ता था, जैसे कि आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति, इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी की प्रशंसा में लिखी गई हो, यानी कि किसी की हम जो है बहुत ज़्यादा उसके अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके अगर आप लिखोगे तो वो होती है प्रशस्ति। बेसिकली दे वर रिटन इन संस्कृत और दे वर रिटन बाय ब्राह्मण्स इन प्रेस ऑफ किंग्स। अगर किंग ने कुछ गलत भी किया होगा तो भी वो जो है उसके बारे में अच्छा ही लिखते थे। प्रशस्ति मेनली जो है किंग की सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाया करती थी। लेकिन यहाँ पे एक राइटर हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे राइटर हुए हैं जिनका नाम है कल्लन। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर, जो आज जम्मू कश्मीर है, उसमें कश्मीर जो है वहाँ के किंग की जो हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने जो है उनकी अच्छी और बुरी बातें, मेनली जो उनकी ख़राब पॉलिसीज़ थी उनके बारे में भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे से अपनी प्रशस्ति में लिखा। नाउ लैंड ग्रांट्स। अब देखो लैंड ग्रांट्स क्या होती हैं, राजा के द्वारा दी गई ज़मीन को बोलते हैं मेनली, कि किसी को अगर आप ज़मीन दे देते हो तो उसे ग्रांट्स बोलते हैं, यानी कि ज़मीन दे देना। तो किंग्स क्या करते थे, बेसिकली ब्राह्मण्स को रिवार्ड में जो है वो जो है लैंड दिया करते थे। और आप सब जानते हैं कि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मतलब रेस्पेक्ट दी जाती थी पर्टिकुलर कास्ट को, तो ब्राह्मण्स को दी जाती थी। तो आज जैसे हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को हम जो है एक पेपर पे लेते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था। जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी बाय द किंग्स, वो मेनली जो है कॉपर प्लेट्स पर उनको मतलब जो उनका रिकॉर्ड होता था वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर मेंटेन किया जाता था। इस प्रकार से ना सिर्फ ब्राह्मण को एक पूरी अच्छी खासी लैंड मिल जाती थी, और वो उस लैंड का क्या करते थे, बेसिकली बच्चों को पढ़ाने में, या वो ज़्यादातर खेती नहीं करते थे, वो मेनली उस ज़मीन का जो है स्टडी में यूज़ किया करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। हम सभी पढ़ते हैं कि किंग्स जो थे वो बार बार फाइट्स लड़ा करते थे, या वो जो है तो फाइट्स क्यों होती थी इतनी ज़्यादा, एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, और थर्ड पॉइंट है जो अपने आसपास के एरिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं या जो उनको फाइनेंशियली ग्रो करती है वो सब लेने के लिए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे एक थ्री पार्टाइट स्ट्रगल जो कि गुजर प्रतिहार, पाला एंड राष्ट्रकूटा के बीच में हुआ, और ये हुआ कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए इसलिए हुआ क्योंकि जो कन्नौज था वो उस टाइम पर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, गंगा के प्लेन में होने की वजह से। सो डायनेस्टीज विच fought for control over Kannauj are Gujar Pratihar, Pala and Rashtrakuta. The next example of a dynasty is Sultan Muhammad of Ghazni. He was from Afghanistan. अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, ये वहाँ से था, ठीक है। इसका जो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट था रूल्ड का, वो सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ओके। इसका जो टारगेट था इंडिया में वो रूल करने का नहीं था। इसका जो असली मकसद था वो ये था कि इंडिया में जो अच्छे अच्छे जिनमें काफ़ी ज़्यादा
वेल्दी टेम्पल्स थे, इनको ये लूटना चाहता था। ठीक है, और ये सब ये चाहता था कि मैं एक बुक में मेंशन करूं। तो इसने क्या किया, एक स्कॉलर को हायर किया जिसका नाम था अल बरूनी, और अल बरूनी ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था किताब अल हिंद। ना उसके बाद में जो है अगली डायनेस्टी थी वो चौहान्स थी, जिसे हम चौहान्स भी कहते हैं। ये बेसिकली दिल्ली एंड अजमेर पे जो इनका जो था पूरा वहाँ पे किंगडम था। और इन्होंने जो है गुजरात में जब पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है गुजरात के अंदर या जो गेडवाल्स को और कई सारे रूलर्स को इसने जो है हराया। और 1191 में जब मोहम्मद गोरी आया तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से हराया। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जब उसने जो है मोहम्मद गोरी को जो है जाने दिया, उसको मारा नहीं। तो मोहम्मद गोरी जो था वो बहुत चालाक था, वो दोबारा आया लेकिन नेक्स्ट टाइम वो चीटिंग करके जो है पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। अब यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो है कि जो मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को बैटलफील्ड में ही मार दिया। लेकिन एक अनादर स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि ये उसको वहाँ पे जो है यहाँ से बंदी बना के और उसको ले गया कहाँ पे, गजनी में। और गजनी में ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को उसने जो है उसकी दोनों आंखें जो थी मतलब फोड़ दी, तो उसको ब्लाइंड कर दिया। और जब वो ब्लाइंड हो गया तब एक बार उसका फ्रेंड जिसका नाम था चंद्रवर्दई और जिसने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसने जो है मोहम्मद गोरी से परमिशन ली कि मेरे को मेरे राजा से मिलने दिया जाए, मेरे फ्रेंड से मुझे मिलने दिया जाए। और जब वो मिला तो उन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि हमको जो है हमारा बदला लेना है। तो तब पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं कैसे लूँगा। तो तब वो उसको याद दिलाता है कि आप भूल गए महाराज, आप जो है आप सम्राट, आप भूल गए कि आप एक ऐसी कला जानते हैं जो संसार में कोई नहीं जानता। आप शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, यानी कि वर्ड्स को लिसन करके ही आप जो है साउंड को लिसन करके ही आप जो है कहीं पर भी शूट कर सकते हैं। तो ये बात पृथ्वीराज चौहान को याद थी लेकिन वो भूल गया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने जो है फिर उसको बोला कि ये सब प्लान कैसे होगा। तो फिर उसने कहा कि मैं मोहम्मद गोरी से बात करूंगा। उसने मोहम्मद गोरी से कहा कि मोहम्मद गोरी आप तो बेवकूफ़ हो कि कैसे, कि आपको पता ही नहीं है पृथ्वीराज चौहान के पास एक टैलेंट है जो आपने अभी तक देखा ही नहीं। कि कौन सा टैलेंट, कि वो बिना देखे भी जो है कहीं पर भी तीर चला सकता है। तो मोहम्मद गोरी ने ये बात जो है नहीं मानी। तो जब मोहम्मद गोरी ने बात नहीं मानी तो उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पर जो है एक आर्चरी कॉम्पिटिशन रखा गया, यानी कि एक तीर अंदाजी का कॉम्पिटिशन रखा गया। तो उसमें क्या हुआ कि आर्चरी कंपटीशन जो था उसमें एक पूरा जो था पूरा एक जो दरबार था कह सकते हैं हम, कोर्ट जो थी वो लगाई गई और मोहम्मद गोरी जो है एक अपने सिंहासन पर बैठ गया, यानी कि अपने थ्रोन पर बैठ गया। अब उस टाइम पर वहाँ पे एक सामने बेल लगाई गई और उस बेल को जो है बजाया गया। जब उस बेल को बजाया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर निकाला और सीधा उसके ऊपर लगा दिया। और तब मोहम्मद गोरी इस बात को सुन के खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने कहा शाबाश 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 3 बार। तो जब उसने शाबाश बोला तो पृथ्वीराज चौहान ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। तब जो चंद्रवर्दई था उसने एक बहुत फेमस पोएम बोली, और वो पोएम थी कि 4 बांस 24 गज अंगल उष्ट प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान बैठो मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। इसका मतलब ये था कि 4 बांस की दूरी पर 24 गज पे 8 उंगल ऊपर एक जो है सुल्तान बैठा है और जो चौहान तुम चूक मत जाना। और ऐसा बोलते ही जो है चौहान उसको तीर मार देता है और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। और लेटर दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे को मारकर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दई एक दूसरे को मार के वहीं पर दोनों जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान, जिसे बोलते हैं द ग्रेट सम्राट, उनकी स्टोरी। नाउ अब हम जो है एक क्लोजर लुक लेते हैं चोलास डायनेस्टी, इट्स टेम्पल्स, इट्स स्कल्पचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रंस एक बार मैप को हम ध्यान से देखते हैं। क्या आपको इसमें रिवर कावेरी नज़र आ रही है? क्या आपको इसमें जो है यहाँ पे डेल्टा नज़र आ रहा है, गंगा कोंडा चोलापुरम? क्या आपको उरैयूर नज़र आ रहा है? क्या आपको तंजूर नज़र आ रहा है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ चोलास टू पावर। बेसिकली चोलास और मुतर्रियाज ये दोनों जो हैं ये किंगडम्स नहीं थे या ये कोई किंग नहीं थे, दे आर सामंत्स, ठीक है, या सबऑर्डिनेट टू पल्लवास। तो
ये जो थे इनके अंडर में ही जो मतलब कार्य किया करते थे, ठीक है। ये पावर जो थी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक तो उरैयूर में और एक जो थी थंजावुर में। तो क्या एक बार जो है विजयलया इनका एक जो चोलास थीफ था, उसने जो है अपने जो पल्लवास थे इनके खिलाफ जो है जंग का ऐलान कर दिया, और बाद में वो जीत गया। तो उसने जो है अपना एक अलग से जो है टाउन बनाया जिसका नाम था थंजावुर, और उसने एक बहुत अच्छे टेम्पल बनाया गॉडेस का, और वो था निशुंभ सुधनी का। चोलास किंगडम जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और इनकी पावर भी बढ़ने लगी। The Pandyas, Palwas territories to the south and the north became part of the Cholas kingdom. The most famous king, Rajaraja I, considered the most powerful Chola ruler. He became king in 1985. He expanded control over most of the areas mentioned above. You know that, okay? He recognized the administration of the empire. His son Rajendra I continued his policies, and he even raised the Ganga Valley, Sri Lanka, and the countries of the Southeast Asia, developing for these expeditions. अब आप जो यहाँ पे मैप देख रहे हैं, एक तो है चोलास टेरिटरी और एक है चोलास इन्फ्लुएंस। जो पिंक कलर में वो चोलास इन्फ्लुएंस है, जो ब्लू कलर में वो क्या है, चोलास टेरिटरी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर से, तो इस वीडियो को पॉज करो, एक बार इनको देखो और रीड करो एंड इनको लर्न करो। नाउ अब पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो गुजर प्रतिहारा रूल्ड ओवर राजस्थान एंड गुजरात, राष्ट्रकूटास रूल्ड ओवर वेस्टर्न डेक्कन, पालास रूल्ड ओवर बंगाल, चोलास रूल्ड ओवर तमिलनाडु, चालुक्यास रूल्ड ओवर कर्नाटका एंड पल्लवास रूल्ड ओवर कांचीपुरम इन साउथ इंडिया। सो हमारे आज के चैप्टर में बस इतना ही। तो आगे आई होप ये चैप्टर सभी को समझ में आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।